नमस्कार, सच में धड़क की खास पेशकश सेहत में आपका स्वागत है। सेहत के जरिए हम आपको समय समय पर अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप इस जानकारी का लाभ लें और अपनी जिंदगी सेहतमंद और खुशी से बिताएं। लेकिन आज के कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे बहुत गंभीर समझा जाता है। हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। क्या है ओरल कैंसर, क्या है इसका ट्रीटमेंट और इसके इलाज के बाद क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है और कैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निखिल मेहता। आप एक कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट HCG कैंसर सेंटर जयपुर से और आपके साथ हैं डॉक्टर कार्तिक रस्तोगी, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट HCG कैंसर सेंटर जयपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सच में धड़क के सेहत कार्यक्रम में। डॉक्टर निखिल, क्या है ओरल कैंसर? देखिए, ओरल कैंसर मुंह या गले को कैंसर को कहते हैं। अगर राजस्थान की बात करूं तो ये कैंसर हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है और दिन पे दिन ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। जी, बढ़ता जा रहा है। मतलब कैंसर तो ऐसी बीमारी समझी जाती है जो शरीर की किसी खामी से हो जाती है, तो बढ़ने का क्या तात्पर्य है? डॉक्टर कार्तिक, आप बताइए। ओरल कैंसर के बढ़ने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है टबैको। किसी भी फॉर्म में अगर टबैको का सेवन किया जाए, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो च्यूइंग के फॉर्म में हो, क्योंकि जो टबैको होता है इसके अंदर 350 से भी ज़्यादा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। निकोटिन उसमें मोस्ट कॉमन होता है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। लेकिन कई बार OPD में पेशेंट आके ये पूछता है कि हमने तो कभी ज़िंदगी में सिगरेट पी ही नहीं है, तंबाकू खाया ही नहीं है। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, ऐसे भी कुछ कारण होते हैं ओरल कैंसर्स के, जैसे HPV वायरस इन्फेक्शन, वो भी ओरल कैंसर करता है। जैसे आपका दांत भी अगर शार्प हो और बार बार उससे आपका गाल या जीभ कट रहे हो, तो बेसिकली कोई भी क्रोनिक एक्सपोजर अगर लंबे समय तक रहता है तो वो हमारे सेल्स को चेंज कर देता है और समय के साथ साथ वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर निखिल, और क्या कारण होते हैं? जैसे बताया कि कई लोगों में टोबैको या किसी तरह का एडिक्शन होता है, दैट लीड्स टू कैंसर। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं जिससे मुंह का कैंसर हो जाता है? जैसे कि डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि सबसे जो मुख्य कारण है वो है तंबाकू सेवन। और अगर दूसरे कारणों की बात करें तो जो आजकल जो इंडियन पॉपुलेशन में जो पहले वेस्टर्न पॉपुलेशन में दिखता था वो है HPV इन्फेक्शन, जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कभी तंबाकू सेवन किया नहीं ज़िंदगी में, हमने बारे में कोई गलत ऐब नहीं है, फिर भी कैंसर हो गया। तो उन मरीजों में ये जो कॉमन कैंसर का कारण देखने को आ रहा है वो है HPV इन्फेक्शन। दूसरे जो कारण है वो है अल्कोहल, यानी कि अनियंत्रित मात्रा में अल्कोहल लेना भी इस कैंसर का कारण है। और जो कारण है जैसे सिफिलिस है, कोई प्रोलॉन्ग स्टेंडल इन्फ्लामेशन जो कि डेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, जिसके कि दांत में लंबे टाइम से इन्फेक्शन हो, ये भी एक कैंसर के कारण हो सकते हैं। जी, हमारा सिस्टम होता है, हम लोग अक्सर रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें। क्या रेगुलर चेकअप में इस तरह का कैंसर पकड़ में आ जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमें रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए ओरल कैंसर के लिए। और सबसे ईजीएस्ट मेथड और सबसे आसान तरीका अगर किसी कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए है तो वो है ओरल कैंसर के लिए। और ये ओरल कैंसर स्क्रीनिंग हर उसके लिए होनी चाहिए जो लोग काफ़ी टाइम से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। हमें एक कोई भी अच्छे डॉक्टर, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर ENT डॉक्टर या फिर कोई डेंटिस्ट, जो भी नियरेस्ट अच्छा जो का चेकअप कर सकता हो उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अपने मुंह की जांच सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे घुमाकर हर 6 महीने में, जो लोग लंबे टाइम से तंबाकू का नशा कर रहे हैं, यानी बीड़ी, सिगरेट या फिर हुक्का या फिर तंबाकू या फिर जर्दा, खैनी, सुपारी, इन लोगों को हर 6-6 महीने में एक बार अपने मुंह की जांच अवश्य करानी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कैंसर के जो लक्षण है वो ये ऐसे आता है कि शुरू में हमें इसमें प्री मैलिग्नेंट चीज़ें आती है, जैसे कि किसी के सफ़ेद चकता हो गया, किसी के लाल चकता हो गया, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं ठीक हो रहा। लोग दवाइयाँ भी ले रहे हैं, 3 हफ्ते से अपने ENT डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं, लेकिन वो चकता ठीक नहीं हो रहा है। अगर हम इस कैंसर को ऐसी प्री कैंसरस स्टेज में पकड़ सकते हैं तो हम इस कैंसर का 100 रूप से इलाज कर सकते हैं। और ये भी चांस है कि उसको कभी कैंसर हो ही ना, हम इस प्री मैलिग्नेंट स्टेज में ही उस कैंसर का निदान कर दें। डॉक्टर कार्तिक, कैसे मालूम चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि चेकअप करवाया और रेगुलर चेकअप लिए, मेडिसिन लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा केयरलेस रहते हैं और हम ऑल्टरनेट मेडिसिन पर भी जाते हैं। ऐसे कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है, इंसान को महसूस हो जाता है कि इट इज़ नॉट नॉर्मल? तो जैसा कि एक लोकल लैंग्वेज में एक सिनोनिम होता है कि कोई भी पेशेंट को कैंसर का मतलब वो समझता है कि कहीं पे भी गांठ हो गई है। गांठ का मतलब वो कैंसर से निकालता है, हालांकि हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। तो सबसे कॉमन सिम्टम है आपके गर्दन में कोई भी गांठ आ रही है
या फिर आपके खून आना चालू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट आपकी होने लग जाती है, आपकी जीभ में कोई छाला होने लग जाता है, गालों में कोई छाला होने लग जाता है, या तालू के ऊपर हिस्से में कोई छाला हो रहा है, ऐसा छाला जो एंटीबायोटिक का कोर्स लेने के बाद भी 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा हो। इसके अलावा आपकी आवाज़ भारी होना, आवाज़ में किसी तरह का चेंज आना, आप पहले बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे थे लेकिन जैसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ अब भारी हो रही है, वो निकल नहीं पा रही है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड वेट लॉस, जैसे हम बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर आपका 10% वेट लॉस हो रहा है और कोई भी इन्फेक्शियस कॉज जिसको हमने HIV है, इस तरह के कॉजेज को हमने रूल आउट कर लिया है, तो वो भी एक सिम्टम होता है जो कैंसर की तरफ जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स है जिसमें हमें पता लगता है कि कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। जी डॉक्टर कार्तिक, अगर हम बात करें, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, यूजुअली कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ ऐसी होती है जो फीमेल्स में ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं ओरल कैंसर की, तो क्या इसमें भी मेल फीमेल वाला रेशियो कहीं मैटर करता है डॉक्टर निखिल? देखिए, इसमें मेल फीमेल का रेशियो इसलिए नहीं मैटर करता है क्योंकि इसके जो 2 प्रमुख कॉज है वो है तंबाकू और दूसरा है HPV इन्फेक्शन। HPV इन्फेक्शन यूजुअली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में 15 साल पे शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास आज की डेट में वैक्सीन भी उपलब्ध है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि इस कैंसर से बचा सकती है। दूसरी चीज़ है तंबाकू सेवन। वो आज की डेट में जो हमने राजस्थान में जो कल्चर देखने को आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि आजकल महिलाएं भी इस चीज़ का उपयोग काफ़ी कर रही हैं। साथ जो हमारे मजदूर यूनियन है या फिर रेलवे से जुड़े हुए हैं या फिर दूसरे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, वो भी इसका तंबाकू सेवन खूब ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें बच्चों से ही उनको देखना पड़ेगा कि बच्चों से ही उनमें ये आदत छुड़ाई जाए ताकि ये कैंसर पुरुषों और महिलाओं में दोनों में कम कर सके। लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं वो पुरुषों में ये कैंसर फीमेल से ज़्यादा है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। उसका स्पेसिफिक कॉज यही है कि जो लोग तंबाकू सेवन और HPV इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। बात कर रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में और हमारे साथ है 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल मेहता HCG कैंसर सेंटर जयपुर से और डॉक्टर कार्तिक रस्तोगी HCG कैंसर सेंटर से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं ओरल कैंसर क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर, क्योंकि जब बात ट्रीटमेंट की आती है वो अपने आप में बहुत ही पेचीदा सा होता है और कैंसर जैसी बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट को लेकर भी बड़ी बड़ी बहुत अलग अलग बातें होती हैं। तो डॉक्टर निखिल, किस तरह का ट्रीटमेंट जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कैंसर ओरल कैंसर के केस में? देखिए, उससे पहले मैं बात करना पाऊँगा कि हम इसको कैसे पकड़ते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, ओरल कैंसर को हम मोटा मोटा आगे के मुंह के कैंसर और पीछे के भाग के गले के कैंसर के रूप में विभाजित कर सकते हैं। जो आगे का कैंसर है ओरल कैंसर, उसके लिए जो हमारे पास मुख्य जो हथियार है, यानी उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो सबसे पहला जो तरीका होता है, हमारे पास कोई भी मरीज लक्षण लेके आता है जिसका दांत ढीला हो रहा है या मुंह में कोई घाव छाला हो रहा है या गांठ हो रही है जो काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। उसमें हम कैंसर को कंफर्म करते हैं कि इसको ये कैंसर है या नहीं है या फिर कुछ और कारण है। अगर उसमें कैंसर कंफर्म हो जाता है तो मरीज़ हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब इसकी स्टेज क्या है। तो उसको स्टेज करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि दूरबीन की जांच है जिसको हम फाइबर ऑप्टिक लेंसोस्कोपी बोलते हैं, या फिर CT स्कैन है, या फिर MRI स्कैन है, या फिर हमारे पास और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम PET स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कैंसर कहीं फैला तो नहीं है, या फिर उसका एक छाती का एक्सरे या CT स्कैन कराते हैं। फिर हम उससे कैंसर की स्टेज निर्धारित करते हैं, ये कैंसर पहली स्टेज में है, दूसरी में है, तीसरी में है या चौथी में है। जब ये कैंसर की स्टेज निर्धारित होती है तब हम ट्रीटमेंट में आते हैं। अगर मैं आगे के कैंसर की बात करूं, मुंह के आगे की कैंसर, तो उसमें मुख्य इलाज जो है वो ऑपरेशन रहता है या सर्जरी रहता है। उसमें सर्जरी में हम उस कैंसर को जड़ से ख़त्म करते हैं, यानी जो कैंसर वाला भाग है उसको निकालते हैं और आसपास का 1 सेंटीमीटर के टिश्यू को भी निकालते हैं ताकि उसकी जड़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके साथ ही कई बार हमें नीचे की हड्डी या ऊपर की हड्डी को भी निकालना पड़ता है, या मुंह के जबान के साथ मुंह की झिल्ली को भी निकालना पड़ता है, या 2-3 अंगों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये ऑपरेशन तब भी पूरा नहीं होता, ये ऑपरेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम गले की गांठों का भी ऑपरेशन नहीं करें, जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं या लिम्फ नोड डिसेक्शन बोलते हैं। क्योंकि इस कैंसर के 30 से 40% चांस होते हैं कि गले में चला जाता है। तो हमें इस कैंसर को पूर्ण रूप से निकालने के लिए मुंह के कैंसर की जड़ को और साथ में गर्दन की गांठों को बराबर रूप से निकालना पड़ता है। यानी कि ये जो कैंसर है, जिस तरह ब्लड कैंसर की बात होती है, कोई और कैंसर जो पूरा फैल जाता है तब पकड़ में आता है, अगर ये इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो पूरी बॉडी में नहीं फैलता है। एम आई राइट डॉक्टर कार्तिक? या इसके भी चांसेस होते हैं कि पूरी बॉडी में फैल जाता है?
इसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं। जैसा डॉक्टर निखिल ने बताया कि अगर कोई कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, इसका मतलब ये है कि वो अपने साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि टंग में ही या और जो ओरल कैविटी के जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम जीबीएस बोलते हैं, एल्वियलस बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, वहीं पे वो लोकलाइज्ड है और गर्दन में उसकी गांठें आनी शुरू नहीं हुई है। जब वो स्टेज 3 या उसके ऑनवर्ड्स जाता है, इसका मतलब ये होता है कि गर्दन में गांठें आनी चालू हो जाती है और समय के साथ साथ वो गर्दन की गांठें जब स्किन से चिपक जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन उसके अंदर हो गया है, वो स्टेज 4 भी हो जाता है। तो इस तरह के जब कैंसर हमें देखने को मिलते हैं, उनका पोटेंशियल रहता है कि वो दूसरी जगह पे मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। हेड एंड नेक के कैंसर में 14 से 20% चांस होते हैं कि वो फेफड़े के अंदर, लंग के अंदर जानते हैं, और कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 से 4% या 5% तक के चांसेस होते हैं कि वो हड्डी के अंदर भी चले जाते हैं। बोन मेटास्टेसिस और लंग मेटास्टेसिस उनमें देखने को मिलता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं बक्कल म्यूकोसा के जो ऊपर की तरफ, जिसे हम इंफ्राटेम्पोरल फोसा बोलते हैं, वहाँ तक लोकली एडवांसमेंट होता है उनका और वो डायरेक्ट ब्रेन को एंक्रोचमेंट करते हैं और समय के साथ साथ वो ब्रेन में मेटास्टेसाइज भी कर सकते हैं। डॉक्टर कार्तिक, जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर निखिल ने बताया कि सर्जरी एक तरीका होता है इसको काटने का, इसको ख़त्म करने का। इसके अलावा हम और भी नाम सुनते हैं, कीमो सुनते हैं, रेडिएशन सुनते हैं। तो कौन सी सर्जरी करनी है, किस तरह का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, ये कैसे डिसाइड होता है? कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल हैं? तो बेसिकली कैंसर का जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो किसी भी डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर के अंदर एक मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड होता है जहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट बैठते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए 3 मेन पिलर्स होते हैं: मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और साथ में 3 एलाइड सर्विसेज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होती है: रेडियोलॉजी, पैट सीटी जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आती है, और हिस्टोपैथोलॉजी। तो ये सारा हम लोग स्टेज वाइज डिसाइड करते हैं। जैसा डॉक्टर निखिल ने आपको बता दिया कि कौन सा स्टेज पेशेंट का है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध रहेगा। तो जनरली स्टेज 1, 2, 3 तक या कई स्टेज 4A में भी हम लोग सर्जरी प्रेफर करते हैं। सर्जरी से उसको जड़ से मिटाया जाता है, लेकिन उसके बाद वापस से एक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट उसकी एग्जामिन की जाती है और उसके अंदर कई सारे रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं कि ट्यूमर का साइज क्या था, क्या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे, लिम्फ नोड इन्वॉल्व थे तो उनके अंदर क्या एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन था, क्या उसके अंदर LVI या PNI, इस तरह के हमारे पास में कई सारे प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि आगे भी कोई ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कई बार ये साइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टंग का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहीं बक्कल म्यूकोसा का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कम मेटास्टेसाइज करने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी सारे ऐसे कैंसर्स में जिनको ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि स्टेजिंग इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर थोड़ा एडवांस स्टेज में ही लोग प्रेजेंट करते हैं, तो स्टेजिंग अप स्टेज में ही हमें देखने को मिलता है और उसमें आगे का ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, जो मुख्यतः रेडियोथेरेपी होता है। और कई बार अगर उसमें मार्जिन पॉजिटिव हो या एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन पॉजिटिव हो तो उसके अंदर कीमोथेरेपी भी साथ में दी जाती है। जी, बात कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं क्या है ओरल कैंसर, इसकी ट्रीटमेंट कब होता है, कैसे होता है, किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति ओरल कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टर निखिल, ऐसा अक्सर कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये बात हर क्षेत्र में लागू भी होती है। जब हम बात करते हैं कैंसर की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाम ही इतना डेडली है, ओरल कैंसर की बात करें तो क्या इसमें भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं क्या? देखिए, ओरल कैंसर के लिए जैसे कि मैंने बात करी कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग। ये उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से तंबाकू सेवन कर रहे हैं, और इसको हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब से मिलकर एक अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन लोगों को समझा सकें कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि 10 साल के बच्चे ही तंबाकू सेवन कर रहे हैं, 5 साल से 7 साल, हर उम्र में तंबाकू सेवन बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि ये ओरल कैंसर जो पहले 40 साल की उम्र में मिलता था, आज हमें 25 साल के लोग भी मिल रहे हैं जो इस कैंसर से ग्रसित है। लेकिन हमें स्क्रीनिंग, उनका डेंटल एग्जामिनेशन, मुंह की स्क्रीनिंग, यही चेक करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही जो कैंसरस बन सकती हैं। ये चेकअप्स करने एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे कि हम लोगों को समझा सके कि ये जो नशा मुक्ति आंदोलन छेड़े, कि ऐसा कि हर कोई ये छोड़ दे। और क्योंकि इसकी अगर अवेयरनेस होगी तो लोग उसमें जाएंगे ही नहीं। आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, डिजिटल हो गई है, तो हम सिगरेट्स भी देखते हैं, वेप्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई है, जिसे रिफाइंड समझा जाता है। हुक्के हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक, उन्हें रिफाइंड समझा जाता है कि उससे टोबैको का खाली फ्लेवर आ रहा है, लेकिन टोबैको अंदर नहीं जा रहा। आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कार्तिक, ये वाले जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, यंगस्टर्स में चल रहा है बहुत ज़्यादा वेप्स लेने का, ई सिगरेट्स लेने का, क्या ये भी एक फैक्टर होता है? एग्जैक्टली, क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर ये पाया गया है कि जो ई सिगरेट्स होती हैं वो भी उतनी हानिकारक होती है जितने की एक नॉर्मल सिगरेट्स होती हैं। बेसिकली आप किसी भी चीज़ से क्रोनिक इरिटेशन कर रहे हैं, जैसे कोई दूसरी जगह, जैसे आप कहीं पाउडर भी कई समय तक लगा रहे हैं या डाई भी आप लगातार 10 साल तक आप आपके लगा रहे हैं, तो वो केमिकल भी धीरे धीरे समय के साथ में कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है।
तो किसी भी चीज़ का क्रोनिक एक्सपोजर चाहे वो किसी भी रूप में हो, स्टडीज़ यहाँ तक भी कहती है कि अगर आप किसी होटल में ऐश ट्रे में आप सिगरेट का ऐश छोड़ के जाते हैं और होटल के वर्कर्स उस ऐश को उठाते हैं तो वो भी उतना ही कैंसर का रिस्क उनको है जितना कि उसने तंबाकू सेवन किया है। यहाँ तक कि आप अगर तंबाकू सेवन नहीं कर रहे लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके कलीग्स आपके साथ में कोई तंबाकू सेवन कर रहा है जिसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं और वो आपके अंदर जा रहा है तो आप भी उतने ही कैंसर का होने की संभावना है जितना कि जिसने उसको सेवन किया है। तो रिस्क सबको बराबर ही होता है, इसलिए कैंसर तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से हो उसको अवॉइड ही करना बेहतर है। बिल्कुल, ये तो बहुत अलग सी बात सुनने को मिली कि अंदर कैंसर सुना था होता है लेकिन बाहर के जो फैक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं स्टिमुलेंट बन सकते हैं और क्रॉनिक एक्सपोजर और इरिटेशन से भी कैंसर हो सकता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि आसपास के जो हम आबो हवा से साफ रखें और किसी भी केमिकल का जो कांस्टेंट एक्सपोजर है उसको हम कम करें। डॉक्टर निखिल, किसको जाकर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए? हु शुड गेट देमसेल्फ स्क्रीन्ड? एवरी पर्सन, यानी जो भी लोग तंबाकू सेवन काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं। कई बार हमें ये सुनने में आता है कि ये मैं तो तंबाकू सेवन ले रहा था लेकिन मुझे 8 से 10 साल हो गए कि अब मैंने तंबाकू लेना बंद कर दिया है, और या फिर मैं एक ही सिगरेट लेता हूँ या फिर एक ही बार तंबाकू खाता हूँ या फिर तंबाकू को लेता हूँ लेकिन उसको अंदर नहीं लेता। तो ये चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सिर्फ भ्रांतियाँ हैं कि इससे हमें कैंसर नहीं हो सकता। जो भी लोग किसी भी मात्रा में तंबाकू से एक्सपोज्ड हैं, किसी भी फॉर्म में एक्सपोज्ड हैं, उनको रेगुलर स्क्रीनिंग एक बार 6-6 महीने में अवश्य कराते रहना चाहिए। ये तो आपने बताया कि ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है या पता चलता है तो वो एकदम से सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। क्या कैंसर के साथ में एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी लाइफ जी जा सकती है? इससे जुड़े भी कोई मिथ्स हैं कि अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है? क्या ये बात भी सच है? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि जिस पेशेंट के कैंसर हो गया और उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि कई समाज में भ्रांतियाँ रहती है जिसकी वजह से थोड़ा सोशली बैकवर्ड भी फीमेल्स रहती हैं या कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ रिलीजियस या कुछ स्पिरिचुअल कस्टम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं आते हैं। या एक गलत धारणाएं रहती है समाज के अंदर कि बायोप्सी से हमने अगर कैंसर को छिड़वा लिया तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, वो डॉक्टर तक पहुँचते ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एजुकेट करने का है। दूसरा फिर ये होता है कि जब हम उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं कि आपका सर्जरी होगा, जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि कई बार जबड़ा काटने की भी नौबत आती है, तो वो पेशेंट सोचता है कि मेरी कॉस्मेटिक बिगड़ जाएगी, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाऊंगा। उसके बाद जब हम उसे रेडिएशन के बारे में बताते हैं तो रेडिएशन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे लार नहीं बनती है, वो ठीक से चबा नहीं पाता है, तो पेशेंट सोचता है कि ऐसी लाइफ लेके मैं क्या करूँगा। तीसरा, कीमोथेरेपी से रिलेटेड भी कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं कि मेरे बाल झड़ जाएंगे। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती है जो देख के कई बार हमें हंसी भी आती है कि इतनी सी बातों को लेकर भी पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेना पसंद नहीं करते। लेकिन आज जो एडवांसमेंट हमारे सोसाइटी के अंदर आ गया है सारी स्पेशलिटीज़ के अंदर, अगर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें, हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ है, हमारे पास इम्यूनोथेरेपीज़ है जो डायरेक्ट जीन लेवल पर जाती हैं, जीन को एक्टिवेट करती हैं, डीएक्टिवेट करती हैं और अपना रेस्पॉन्स दिखाती हैं। तो उनका जो साइड इफेक्ट्स होता है वो बिल्कुल कम होता है। इसी तरह से अगर हम सर्जरी की बात करते हैं, हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरीज वो की जाती है, उनका बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन होता है, उनकी जो फ्रीडम होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से रेडिएशन की जब हम बात करते हैं, हमारे पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले जब कोबाल्ट मशीन हुआ करती थी, आज लीनियर एक्सीलरेटर्स है, उसके अंदर भी हमारे पास एडवांसमेंट आ गया है। हमारे पास में रैपिड आर की टेक्निक है, हमारे पास में SBRT की टेक्निक है। तो ये सारी जो टेक्निक्स आई हैं वो बीम को सटीक ट्यूमर के ऊपर ही डिलीवर करती हैं और जितने भी साइड के ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर डोज ऑलमोस्ट मिनिमल आती है। तो आगे की लाइफ जो पेशेंट की होती है वो क्वालिटी लाइफ होती है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स सामान्य व्यक्ति को जी सकते हैं। डॉक्टर निखिल, जो सर्जरीज होती हैं उसके बाद में कितना समय लगता है एक पेशेंट को नॉर्मल होने में, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने में या बैक टू वर्क जाने में? देखिए, पहले जो सर्जरीज होती थी और आज जो कैंसर की सर्जरीज हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि डॉक्टर कार्तिक ने बताया, अब हम रोबोटिक सर्जरी भी कर पा रहे हैं, यानी कि हम छोटा चीरा लगा के या न्यूनतम चीरा लगा के या ब्लडलेस और पेशेंट की शक्ल भी ना बिगाड़ के सर्जरी कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ा जो कैंसर की सर्जरी रिलेटेड जो पेशेंट को डर होता है कि मेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ जाएगा, इसमें चीरा कितना बड़ा आएगा, हम कैसे आगे ज़िंदगी जिएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। अब हमारे पास एडवांस सर्जरी आ गई है जिसमें हम मुंह का चेहरा वैसे का वैसा बना पाते हैं। 3D रिकंस्ट्रक्शन द्वारा बिल्कुल दांत भी उसमें लगा सकते हैं, मरीज़ पूरे तरीके से खा सकता है, पूरे तरीके से बोल सकता है। पहले जो होता था, हमें जबड़ा निकालना होता था तो छाती का चमड़ा लगाते थे, लेकिन अब हमारे पास एडवांस सर्जरी आ गई जिसमें हम फ्री फ्लैप भी हम जिसको बोलते हैं कि हम पाँव से या फिर जांघ से या फिर हाथ से चमड़ा लेते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक तरह से हम
फ्री ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जबड़े का नया पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि मरीज़ की शक्ल बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती और उसका खाना पीना 1 हफ्ते बाद ही शुरू हो जाता है। मरीज़ जब हम पेशेंट घर जाता है यहाँ से तो वो नॉर्मल खा पी रहा होता है और नॉर्मल तरीके से बोल रहा होता है। तो एक कॉस्मेटिक और फंक्शनल आउटकम उतना ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जितना कि कैंसर को निकालना, ताकि वो अपना ऑफिस वर्क, अपना रोजमर्रा का काम सब रूटीन नॉर्मल रूप से कर सके और उसको कहीं ड्रॉबैक नहीं हो कि मैंने कैंसर का ऑपरेशन क्यों करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर निखिल, आप हमसे जुड़े, आपने हमें जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं इस बात को समझ गए होंगे कि टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप भी जा सकते हैं HCG केयर सेंटर जयपुर में, अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, टाइम पर जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज जो भी आपको जानकारी मिली आपके बहुत काम आएगी और सेहत की समस्या से जुड़ी और जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत।